हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कोड प्ले। मैं बहुत ही एक्साइटिंग कोर्स लेके आने वाला हूँ। इसका नाम है MVC क्रैश कोर्स। और मैं इसमें दोनों अप्रोच से MVC सिखाऊंगा, जिसमें कोड फर्स्ट अप्रोच भी यूज होगा और डेटाबेस फर्स्ट भी यूज होगा। तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे डेटाबेस फर्स्ट, देन आई विल यूज़ कोड फर्स्ट अप्रोच। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करना है। विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करने के बाद उसके बाद आप जब विजुअल स्टूडियो ओपन करेंगे तो आपको ऐसी विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक। और ऐसी विंडो ओपन हो जाएगी तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट पे जाना है, ठीक। जब आप इस विंडो पे पहुंच जाएंगे तो यहाँ पे आपको सर्च करना है MVC के प्रोजेक्ट्स, ठीक। तो देखिए, आज के टाइम पे आपको दो टाइप के प्रोजेक्ट्स मिलेंगे MVC के। .NET कोर के प्रोजेक्ट मिलेंगे, .NET फ्रेमवर्क के मिलेंगे। तो हमें .NEट फ्रेमवर्क के सीखेंगे पहले, फिर .NEट कोर के। तो यहाँ पे आप सर्च करना है MVC, और आप देखिए यहाँ कोर API, बट आपको ये मिल रहा है ना .NEट फ्रेमवर्क। ये .NEट फ्रेमवर्क का प्रोजेक्ट आपको इंस्टॉल करना है। और यहाँ पे आप देख लीजिए C# हो, नॉट विजुअल BC, ठीक। C# पे क्लिक कीजिए यहाँ पे, और आप इसको नेक्स्ट पे जाइए, ठीक। जैसे नेक्स्ट पे चले जाएंगे, आपको अपने एप्लीकेशन का नाम देना पड़ेगा। एप्लीकेशन का नाम अभी दे देते हैं MVC ट्रेनिंग प्रोस, ठीक। ये आपके प्रोजेक्ट का नाम हो गया। और आपको किस लोकेशन पे रखना है इसको, ठीक है। तो इसको मैं जाके अपने D ड्राइव में चला गया, यहाँ पे चला गया ट्रेनिंग, नहीं है फोल्डर, तो यहाँ पर डाल देता हूँ TRAIN ट्रेनिंग, ठीक है। इसके अंदर मैं एक फोल्डर बना ले रहा हूँ MVC का, और इस MVC के फोल्डर के अंदर मैं फोल्डर को सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। तो जब भी आपका प्रोजेक्ट क्रिएट होगा इस फोल्डर के अंदर होगा, ठीक। अब देखो, इसमें दो चीज़ें हैं। यहाँ पे अगर क्लिक करोगे प्लेस सोल्यूशन एंड प्रोजेक्ट इन द सेम डायरेक्टरी, तो ये हो जाएगा। अदरवाइज आपका एक अलग डायरेक्टरी क्रिएट होगा, उसके बाहर आपका सोल्यूशन क्रिएट होगा। तो आप डायरेक्ट सोल्यूशन पर क्लिक करेंगे तो आपका प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको चेक नहीं करना है। आप यहाँ पे फ्रेमवर्क का जो है फ्रेमवर्क चूज कर सकते हैं। जैसे अभी लेटेस्ट यहाँ पे 4.8 दिख रहा है, तो आप 4.8 सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज 4.7, 4.6, वॉट एवर यू लाइक, ओके। जिस भी फ्रेमवर्क में आपको डेवलप करना है प्रोजेक्ट, आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया 4.8। फिर यहाँ पे क्रिएट का बटन दबाएंगे तो ये पूछेगा आप किस टाइप के एप्लीकेशंस को क्रिएट करना चाहते हैं, और आपके एप्लीकेशंस में क्या क्या चीज़ें कंबाइंड हो के आएंगी। जैसे यहाँ पे देता है वेब फॉर्म, यहाँ पे MVC वेब API। अगर आप तीनों चूज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले ASPX का जो वेब फॉर्म है आप उसको भी यूज कर सकते हैं। तो अगर आप वेब फॉर्म क्लिक करेंगे तो आपके MVC प्रोजेक्ट के साथ में वेब फॉर्म भी क्रिएट होके आ जाएगा, ठीक है। तो आप ASP.NET वेब फॉर्म पे भी वर्क कर सकते हैं। इसमें आप MVC चूज करेंगे तो आपका MVC भी क्रिएट हो जाएगा उसमें, और वेब API चूज करेंगे तो वेब API भी सेपरेट क्रिएट हो जाएगा उसमें। मीन्स जो कंट्रोलर भी बन जाएगा आपको, MVC के लिए भी बनेगा और उसमें API के लिए बनेगा, और वेब फॉर्म भी बन जाएगा आपको। तो तीनों एक साथ एक ही प्रोजेक्ट में मिल जाएगा आपको। बट मैं अभी ना तो वेब फॉर्म के पे फोकस करूंगा, ना वेब API पर भी, मैं MVC पे फोकस करूंगा, ठीक है। मैं दोनों को अनचेक कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ पे आप जैसे एडवांस में है कि कॉन्फ़िगर फॉर HTTPS। HTTPS मीन्स ये क्या करेगा, अगर आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो आपका लोकल सर्टिफिकेट जनरेट करेगा। जो हमारा HTTPS SSL सर्टिफिकेट होता है वो लोकली इंस्टॉल कर देगा। तो जब भी आप एप्लीकेशन को रन करोगे तो वो HTTPS पे खुलेगा, ना कि HTTP पे, ठीक। डॉकर सपोर्ट बेसिकली क्या होता है, अगर इसको क्लिक करोगे तो आपका प्रोजेक्ट ये डॉकर सपोर्ट रहेगा, जिसमें आप एडिशनल जो डॉकर के प्लगइन्स होते हैं उसको यूज करके आप डॉकर का इस्तेमाल कर सकते हैं।
आप यहाँ पे ऑल्सो क्रिएट अ प्रोजेक्ट फॉर यूनिट टेस्टिंग। सो मैं यूनिट टेस्टिंग पे नहीं जा रहा हूँ, मेन फोकस है कि एमवीसी कैसे क्रिएट होता है, कैसे प्रोजेक्ट काम करता है, उस पर फोकस करूँगा। अभी इसमें फोकस नहीं करूँगा, ठीक है। अब आप जैसे इसमें एमवीसी सिलेक्ट किए ना, ये देखो यहाँ पे सिलेक्ट हो गया, डिसेबल हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने केवल एमवीसी पे सिलेक्ट किया। आप जैसे सिंगल पेज एप्लीकेशन बना सकते हैं। सिंगल पेज एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है कि आपका एक ही पेज होगा, एक ही पेज के अंदर आप जावा स्क्रिप्ट के थ्रू वेब एपीआईज को कॉल करके आप उस पर डेटा शो करा सकते हैं। तो आपका कोई भी अदर पेज नहीं बनेगा, एक ही पेज में डायनेमिक बाइंडिंग होगी और उसके थ्रू आप एक ही जैसे जैसे क्या होता है कि एक इंडेक्स पेज क्रिएट होगा, ठीक है। और इंडेक्स पेज में अलग अलग मॉड्यूल अलग अलग टाइम पे लोड होना, बेसिकली आपका पेज तो इंडेक्स ही है लेकिन डायनेमिक मॉड्यूल्स लोड हो रहा है, तो उस पर क्या होता है कि आपके अलग अलग पेज पे रिडायरेक्ट नहीं होता, एक ही पेज पे सारा सिस्टम ओपन होता है, ठीक। जैसे आज के टाइम में एंगुलर में करते हैं, ठीक। तो सिंगल पेज एप्लीकेशन होता है। तो हमें एमवीसी पे चूज करते हैं। एमवीसी चूज करने के बाद हम क्रिएट पे प्रेस करेंगे। तो अभी ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है, उसके बाद हम देखेंगे क्रिएट होने के बाद क्या क्या चीज़ें क्रिएट हुई हैं। देखो ये ओवरव्यू है, इसमें इसमें आप हेल्प ले सकते हो। जैसे आपको गेट स्टार्टेड विद ASP.NET, .NET फ्रेमवर्क आर्किटेक्चर, पब्लिश योर ऐप टू एज्योर, मीन्स ये सारी चीज़ें दी हैं। तो इस पर आप अगर लिंक पे क्लिक करेंगे तो उस पर रिडायरेक्ट हो जाएगा, उस पर जाके हेल्प ले सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स पढ़ सकते हैं कि हाँ कैसे आप अपने एप्लीकेशन को बिल्ड कर सकते हैं और कैसे क्लाउड पे होस्ट कर सकते हैं, ठीक। तो अभी उसके बारे में नहीं हम करेंगे, ठीक। और यहाँ पे आप प्रोफाइल वगैरह अपना क्रिएट कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन के लिए। तो यहाँ पे पब्लिश वगैरह कैसे करते हैं, इसमें ये सब चीज़ें बाद में बताएंगे, ठीक। अब जाते हैं सोल्यूशन एक्सप्लोरर पे, इसको ज़रा साइड में करते हैं फिलहाल के लिए। अब देखिए ये प्रोजेक्ट आपका बन गया। अब सबसे पहले मैं इसकी डायरेक्टरी में जाके आपको दिखाता हूँ कि आपका जो सोल्यूशन बना है किस तरीके का बना है। देखो अब आपका एक तो ये प्रोजेक्ट फाइल एक फ़ोल्डर बन गया, ठीक है। उस फोल्डर में सारी फाइल्स आ गई आपकी एमबीसी से रिलेटेड। दूसरा बनता है पैकेज। पैकेज का मतलब होता है आप जो नूगेट पैकेज होता है बाय डिफ़ॉल्ट जो हमें माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करता है इनबिल्ट जो है हमारे एमबीसी प्रोजेक्ट में। तो हमारा क्या हो गया, उसमें कंपाइलर होता है, उसमें बूटस्ट्रैप की CSS फाइल्स होती हैं, DLLs होती हैं, जेक्वेरी की होती हैं, जेक्वेरी वैलिडेशन होती हैं जैसे ASP.NET। अब इसके अंदर आप जाओगे ये सब लाइब्रेरी मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो ये नूगेट के थ्रू ऑटोमेटिक चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझने की बात है। ये जो पैकेज है, पैकेज मतलब आप कोई इन पहले से बनी बनाई क्लासेस हैं, बनी बनाए DLLs हैं, उनको यूज करोगे अपने प्रोजेक्ट में तो आपको एक्स्ट्रा कोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो सारी चीज़ें मिलेंगी आपको बने बनाए। तो इसमें कुछ बाय डिफ़ॉल्ट रहते हैं जो ज़रूरी होता है, ठीक है, सिस्टम के लिए। तो हमारे प्रोजेक्ट की जैसे न्यूटन सॉफ्ट सेशन है, तो आपको कैसे अपने मॉडल को सीरियलाइज डी सीरियलाइज करने, बहुत सारे फीचर्स होते हैं इसके, तो वो सब कर सकते हैं। तो वैसे ये .NET कंपाइलर है, मतलब आपके कोड को कंपाइल करेगा ये सारी चीज़ें नूगेट से बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल हो जाती है। तो जो भी पैकेज आप नूगेट से इंस्टॉल करोगे वो आप इस पैकेज के अंदर उसी नाम का फोल्डर बन जाएगा और उसी वर्जन का बन जाएगा, किस वर्जन का वो पैकेज है उसी वर्जन के नाम से बन जाएगा। उसके अंदर आप जाके आप उस DLL को यूज कर सकते हो। तो अगर कभी भी आप जैसे एक्स्ट्रा DLL यूज करना चाहते हो तो आप जब भी कुछ नूगेट पैकेज अलग से इंस्टॉल करोगे तो इसी फोल्डर में आपका सेपरेट बनता चला जाएगा फोल्डर के हिसाब से, ठीक है। और ये आपका मेन हो गया सोल्यूशन, जो कि किसी भी प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हो तो एक सोल्यूशन फाइल बनती है। उस सोल्यूशन फाइल में सारा राइट होता है कि क्या उसकी डायरेक्टरी की क्या लोकेशन है और कितनी DLL उसके साथ मर्ज है, सारा कुछ इसके अंदर होता है, ठीक है। तो जैसे इस पर आप डबल क्लिक करोगे आपका प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा, ठीक। अब चलते हैं हम अपने प्रोजेक्ट पे। प्रोजेक्ट पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे फोल्डर्स हैं, फाइल्स हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे रेफरेंस की। उसके पहले प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। तो असेंबली इन्फो, असेंबली इन्फो आपको ये बताता है कि आपका प्रोजेक्ट का टाइटल क्या है, प्रोडक्ट, कॉपीराइट जो भी होता है, ये सारी चीज़ें आपके एप्लीकेशन का वर्जन कौन सा है, ये सारी चीज़ें कंबाइन होती है इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो इस पर नहीं जाते हैं। यहाँ सिस्टम डॉट रिफ्लेक्शन का मतलब है, रिफ्लेक्शन ये बताता है कि आप
क्या टाइप का है, मीन्स मेटा डेटा इन्फॉर्मेशन होती है, मतलब वर्जनिंग, जितने भी वर्जन से रिलेटेड होती है असेंबली की इन्फॉर्मेशन, वो आपका ये रिफ्लेक्शन में मिलता है। ठीक, तो इस पे नहीं जाएंगे अभी। अब हम बात करेंगे रेफरेंस की। तो रेफरेंस में आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे DLLs रेफरेंस्ड हैं। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट किया बाय डिफ़ॉल्ट ये रेफरेंस यहाँ पे इनबिल्ट हो गया, क्योंकि इन सब के बिना हम प्रोजेक्ट को रन नहीं कर सकते। जैसे आपको यहाँ पे ARNT-LR3 रन टाइम है, मतलब जो भी प्रोजेक्ट आप रन करेंगे तो रन टाइम में ये यूज़ होती हैं DLLs। ये कॉमडॉम प्रोवाइडर है, ये सब कंपाइलर है, C#, पेनिट्रन सिस्टम, ये सब बाय डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट के प्रोवाइड किए गए हैं, और ये आपके बाय डिफ़ॉल्ट आपके प्रोजेक्ट के साथ रेफरेंस होके आते हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना है। अब बात करेंगे ऐप स्टार्ट। ऐप स्टार्ट में एक फाइल होती है bundle.config.cs फाइल। bundle.config.cs फाइल का मतलब होता है कि आपके पास जितनी भी स्टैटिक फाइल्स हैं आप इसमें आके डिफाइन कर दीजिए, और जब भी आपका प्रोजेक्ट लोड होगा, लोड मतलब जैसे रन करेगा, तो रन करते ही सारी स्टैटिक फाइल्स लोड हो जाएंगी सर्वर पे। तो आपको वो फाइल बार बार लोड नहीं होगी, क्योंकि जब भी एप्लीकेशन फाइल्स को लोड करता है तो वो टाइम लेता है, उसकी मेमोरी कंज्यूम होती है। ठीक है, इसका प्रोसेस स्लो हो जाता है। इसलिए MVC में ये फीचर आ गया कि bundle.config क्लास बना के हमें ये दे दिया गया है, इसमें एक रजिस्टर्ड बंडल करके एक मेथड बना दिया गया है। उस मेथड के थ्रू हम क्या करते हैं कि जितनी भी हमारे पास स्टैटिक फाइल्स हैं, लाइक CSS की फाइल, जावास्क्रिप्ट की फाइल्स, ठीक है, ये फाइल्स आपको वन टाइम में ही सर्वर पे अपलोड हो जाएंगी। तो जैसे ही एप्लीकेशन आपका रन करेगा सारा वो अपलोड कर देगा एक ही बार में। ठीक, तो बार बार अपलोड नहीं होगी, फिर उसको हम यूज कर सकते हैं चाहे जहाँ यूज करना चाहें। तो इसलिए हम bundle.config का यूज करते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे फिल्टर क्या होता है। बेसिकली हमारे MVC में 5 टाइप के फिल्टर्स होते हैं। जैसे फिल्टर्स होता है आपका ऑथेंटिकेशन फर्स्ट, ऑथराइजेशन होता है, एक्शन, एक्सेप्शन और रिजल्ट फिल्टर होता है। 5 टाइप के फिल्टर होते हैं। ठीक है, ये फिल्टर क्या करते हैं कि इनका अलग अलग काम है। जैसे ऑथेंटिकेशन चेक करता है कि यूजर वैलिड है कि नहीं है। ऑथराइजेशन पॉलिसी चेक करता है कि यूजर को कौन से पेज की एक्सेस है, कौन सा मॉड्यूल एक्सेस कर सकता है, इसलिए ऑथराइजेशन में हम पॉलिसी सेट करते हैं, क्लेम सेट करते हैं। ठीक है, वैसे आपका एक्शन है, वैसे आपका एक्सेप्शन है, और वैसे आपका रिजल्ट फिल्टर है। ठीक है, इसके बारे में डिस्क्राइब करूंगा मैं जब मैं फिल्टर्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है, अभी ये आपका, और यहीं पे आप ये जो फाइल है आपको जो भी फिल्टर्स रजिस्टर्ड, जैसे आपको पास कोई अपना खुद का फिल्टर बना लिया, आपने कस्टम फिल्टर बना लिया, तो यहाँ पे आके रजिस्टर कर दोगे आप फिल्टर, तो वो फिल्टर आप यूज कर सकते हो जहाँ भी यूज करना हो आप। ठीक है, अब हम बात करेंगे route.config। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं, हम डिफाइन करते हैं पाथ, कि जब भी हमारा एप्लीकेशन रन करेगा तो किस पाथ को रिडायरेक्ट होगा, और हम यहाँ पे अपने पाथ को कस्टमाइज भी कर सकते हैं, मीन्स मल्टीपल राउट को यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, एक पाथ के साथ दूसरे पाथ को मैप कर सकते हैं। तो यहाँ पे और भी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका है वो आपका जो रजिस्टर्ड राउट है, यहाँ पे ये देखो डिफ़ॉल्ट नेम है, और कंट्रोलर होता है, फिर एक्शन होता है, फिर उसके पैरामीटर होता है। तो यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर में हम असाइन कर रहे हैं वो होम कंट्रोलर है, जो बाय डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर के साथ क्रिएट होके आता है जब हम प्रोजेक्ट क्रिएट करता है। और एक्शन का नाम इंडेक्स है। ठीक, और इसमें URL पैरामीटर डॉट ऑप्शनल, इसका ये मतलब है कि हमारा कंट्रोलर और एक्शन नेम तो मैंडेटरी है, बट ये जो आईडी है, ये जो पैरामीटर है यहाँ पे ये दिया गया है पैरामीटर, तो URL पैरामीटर डॉट ऑप्शनल मतलब ये ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है कि आप कंट्रोलर का नाम डालिए स्लैश एक्शन का नाम स्लैश आप पैरामीटर का, पैरामीटर ऑप्शनल आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, एज पर द रिक्वायरमेंट। ठीक, अब आगे बढ़ चलते हैं। अब ये है आपका कंटेंट क्लास। कंटेंट क्लास क्या करता है कि हमारा जब भी हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं MVC का, तो वो कंटेंट का एक डायरेक्टरी क्रिएट करता है, उसके अंदर वो सारी CSS इनबिल्ट इंस्टॉल करता है, इनबिल्ट से कॉपी करता है,
जो हम यूज कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो इन बूटस्ट्रैप बाय डिफ़ॉल्ट हमें प्रोवाइड करता है, हम जाके इन बूटस्ट्रैप क्लासेस को अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं, चाहे जहाँ यूज कर सकते हैं। आप इनको हटा के आप अपनी CSS भी डाल सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि इन्हीं CSS को यूज करो, बट अगर आप इन CSS को यूज करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। ये सारी CSS क्लासेस होती हैं। कंटेंट भी फोल्डर जब भी आप देखेंगे उसमें सारे CSS की ही फाइल्स मिलेंगे आपको। उसके बाद ये स्क्रिप्ट का फोल्डर है, तो स्क्रिप्ट में आपको सारे JS के फाइल मिलेंगे, जावा स्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप का JS है, यहाँ वैलिडेशन JS है, बहुत प्रकार की JS है। तो इसमें जो भी आप जब आगे JS के बारे में पढ़ेंगे या इन JS को कैसे यूज करना है जब आगे बताऊंगा, तो आप उसको समझ पाएंगे क्यों यूज करते हैं यहाँ पे स्क्रिप्ट और कैसे यूज होता है, ठीक। कंट्रोलर की बात, और उसके पहले एक और बताते हैं, फॉन्ट है। ये फॉन्ट क्या है, मतलब आप जब भी कोई भी एप्लीकेशन बनाते हो तो उसमें जो हेडिंग्स आती हैं, जो आपका पैराग्राफ होता है या जो लुक एंड फील होता है, उसमें जो फॉन्ट दिखता है वो फॉन्ट किस टाइप का होगा, मतलब उसके लिए फॉन्ट इंस्टॉल होता है। जैसे आप देना चाहते हो उसमें मान लो एरियल ब्लैक देना चाहते हो, रोमन में देना चाहते हो, जिस टाइप में फॉन्ट देना चाहते हो उसको भी आप सेट कर सकते हैं यहाँ से। तो बेसिकली वो सारे फॉन्ट्स हैं यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो मिलता है हमें टेम्पलेट के साथ। अब आते हैं कंट्रोलर में। कंट्रोलर में देखियो हमारे पास होम कंट्रोलर है, ठीक। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट हो जाता है जब भी हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक। होम कंट्रोलर, इसमें आपको 3 टाइप के एक्शन मेथड दिखेंगे। ये जो आपको दिख रहे हैं ये एक्शन मेथड बोलते हैं, ठीक है इनको। नॉर्मली अगर हम कोई क्लास क्रिएट करते हैं उसमें जो मेथड बनाते हैं उनको मेथड बोलते हैं, बट इनको एक्शन मेथड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कोई ना कोई एक्शन करता है जब हमारा UI लोड होता है, जब हमारा जो कि रिक्वेस्ट यूजर की तरफ से यहाँ पे आती है, जो पाइपलाइन में रिक्वेस्ट रहती है, और यहाँ पे आने के बाद वो रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट किया जाता है और फिर रिस्पांस देते हैं हम एक्शन रिजल्ट के थ्रू में कि जो एक्शन हुआ है उसका रिजल्ट क्या हुआ है, ठीक है। तो इसलिए इसको एक तरीके से एक्शन मेथड बोलते हैं, ठीक। अब जैसे ये एक्शन मेथड है, इस नाम से आपका इंडेक्स नाम का है, तो ये मेक श्योर है कि इसी नाम से व्यू बना होगा तभी ये लोड होगा। बिकॉज जब हम यहाँ से रिटर्न करते हैं व्यू को, क्योंकि देखो क्या होता है कि जब भी हम एप्लीकेशन को लोड करेंगे तो एक्शन मेथड एग्जीक्यूट होगा, एक्शन मेथड आपको व्यू को रिटर्न करेगा। व्यू मतलब जो यूजर को UI दिखाई देता है वो रिटर्न करेगा। तो अगर उसमें हमें डिसाइड नहीं किया है, हमने व्यू क्रिएट ही नहीं किया, तो यूजर को दिखेगा ही क्या। इसलिए इसके साथ व्यू को मैप कर दिया गया है। क्यों, देखो सबसे पहले आर्किटेक्चर इसमें क्या है, कंट्रोलर और मॉडल और व्यू, ठीक है। तो मॉडल को मैं थोड़ा सा डिले करता हूँ बताने के लिए, पहले व्यू और कंट्रोलर का बताता हूँ। तो कंट्रोलर में जो भी हम एक्शन मेथड बनाते हैं उसी नाम से हम मोस्टली व्यू भी बनाते हैं। आप दूसरे नाम से भी व्यू बना सकते हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट में आप जब रिटर्न करोगे तो हाँ व्यू का नाम देना पड़ेगा, किस व्यू को रिटर्न कर रहे हो। हम यहाँ पे नाम देने से बचने के लिए हम क्या करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट उसी एक्शन के नाम से एक व्यू क्रिएट कर देते हैं, ताकि जब भी हमारा वो एक्शन एग्जीक्यूट हो तो हमारा वो व्यू लोड हो जाए। जैसे यहाँ पे इंडेक्स नाम का व्यू दे दिया हमने, जैसे गो टू डेफिनीशन करो, गो टू व्यू पे करोगे तो व्यू खुल जाएगा ये। क्यों, क्योंकि इस टेम्पलेट के साथ ये व्यू क्रिएट हो गया है। और जो नाम का भी जो नाम से कंट्रोलर रहेगा उसी नाम से यहाँ पे व्यू के अंदर एक फोल्डर बन जाएगा, और उसके अंदर एक्शन के जिस नाम से एक्शन होगा उसी नाम से व्यू क्रिएट हो जाएगा, ठीक। तो जैसे यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये इंडेक्स नाम से एक व्यू क्रिएट हो गया। आप चाहे तो ये जैसे आप इंडेक्स क्रिएट है, ठीक है, आप जब अपना कंट्रोलर बनाए उसके अंदर जब एक्शन मेथड बनाए तो आप इंडेक्स के बजाय वेलकम लिख सकते हो वहाँ पे, लेकिन जब आप रिटर्न करोगे तब यहाँ पे आपको वेलकम मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि वो कैसे पहचानेगा कि किस व्यू पे जाना है। ये इंडेक्स है इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट वो उसी नाम से व्यू को ढूंढेगा जाके अंदर। लेकिन अगर आपने अपने हिसाब से व्यू का नाम क्रिएट कर दिया है तो आपको वहाँ से उस नाम के व्यू को रिटर्न करना पड़ेगा, तभी जाके वो व्यू लोड होगा, ठीक। तो वैसे अबाउट अस है, वैसे कॉन्टैक्ट अस है, ठीक। अब हम बात करेंगे आगे। व्यू हो गया हमारा। अब ये आइकन फाइल होती है, तो इसमें कुछ नहीं है, आपका ये global.asx फाइल होता है, ठीक है।
ये क्या करता है, जब भी आपका एप्लीकेशन लोड होता है सबसे पहले यही एप्लीकेशन चलता है, यही क्लास लोड होता है, इसको बोलते हैं एंट्री पॉइंट। एंट्री पॉइंट मीन्स आप कभी भी देखे होंगे कि जब भी आप एप्लीकेशन को रन करते हैं तो उसमें एक मेथड का नाम मांगता है हमेशा मेन मेथड, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। वो मेथड जब तक रन नहीं करता आपका एप्लीकेशन रन ही नहीं करेगा, क्योंकि वो एंट्री पॉइंट हो। तो ऐसे ही अजेक्स फाइल होता है, जब भी एप्लीकेशन स्टार्ट होता है तो इसी से होके गुजरता है हर चीज़, ठीक। इसीलिए सब कुछ हम यहाँ पे एप्लीकेशन में ही आकर रजिस्टर्ड करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे एरिया रजिस्ट्रेशन, डॉट रजिस्टर्ड ऑल एरिया। जब आप एरिया के बारे में बताऊंगा, एरिया क्यों क्रिएट करते हैं, तब आप समझेंगे इसको। फिल्टर डॉट कॉन्फिग, जैसे मैंने थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन दिया है कि फिल्टर क्या होता है, तो फिल्टर डॉट कॉन्फिग क्लास होती है, उसको यहाँ पे रजिस्टर्ड करते हैं, ठीक है। जब हम रजिस्टर्ड करेंगे कहीं पे तभी वो कॉल हो पाएगा, रजिस्टर्ड नहीं करेंगे तो कॉल ही नहीं हो पाएगा, इसलिए उसको रजिस्टर्ड किया जाता है। राउट डॉट कॉन्फिग, जैसे आपका ये राउट यहाँ पे है ऐप स्टार्ट में, देखो यहाँ पे बंडल है, फिल्टर है, ठीक है। ये तीनों क्लासेज आपको यहाँ मिलेंगी। क्यों? क्योंकि जब तक हम इन तीनों क्लासेस को रजिस्टर नहीं करेंगे एप्लीकेशन कैसे पहचानेगा कि हमारे पास ये तीन क्लास है। ऐसे नहीं पहचानता एप्लीकेशन कि आप रन कर दिए और हर जगह ढूंढ के निकालेगा वो, नहीं। आपको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कंपाइलर को, आपको रन टाइम इन्वायरमेंट को बताना पड़ेगा कि हाँ ये मैंने ये क्लास बनाई, मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ इसको, ठीक है। तो ये चीज़ें हम यहाँ पे रजिस्टर्ड करेंगे तभी हम इनको यूज कर पाएंगे, अदरवाइज हम यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम राउट्स के लिए हमारा जो राउट डॉट कॉन्फिग है उसको यहाँ पे रजिस्टर करते हैं, राउट टेबल डॉट रूट्स बंडल टेबल डॉट, ये टेबल के फॉर्मेट में बन जाता है, तो यहाँ पे सारा रजिस्टर कर देते हैं, ठीक। ये कंफर्म हो गया। यहाँ पे आपको जब मैं ग्लोबल डॉट अजैक्स के बारे में बताऊंगा, ये अकेला ही एक चैप्टर है कि इसमें आपका सेशन एंड होता है, सेशन स्टार्ट होता है, एक्सेप्शन जो आती है वो सारी इसमें मेथड्स होते हैं, वो सब बनाते हैं। फिर जब भी आपका कोई भी इशू आता है या कोई एक प्रोसेस से होके गुजरता है तो उस मेथड को ज़रूर आता है एग्जीक्यूट करने, ठीक। अब ये होता है एक पैकेज डॉट कॉन्फिग फाइल। पैकेज डॉट कॉन्फिग का मतलब होता है जो भी पैकेज जिस वर्जन का आपके एप्लीकेशन में यूज हो रहा है सारा इसमें मेंशन रहेगा। सपोज आप क्या करो, आप गलती से क्या करोगे, यहाँ पे आए एक्सप्लोरर में और ये पैकेज को डिलीट कर दोगे। आप जब इसको डिलीट कर दोगे तो क्या होगा पता है, कुछ नहीं होगा। जब आप इसको बिल्ड करोगे, रिस्टोर करोगे, तो इस पैकेज में जितने भी वर्जन के ये सारी चीज़ें मेंशन है, रिस्टोर करके खुद ही एक पैकेज का फोल्डर फिर से क्रिएट करके उसमें सारी डिटेल डालेंगे। इसीलिए ये होता है कि जब भी आपके एप्लीकेशन को रन करोगे, रिस्टोर करोगे, तो वो उसी नाम का रिस्टोर कर देता है, ताकि आपके एप्लीकेशन में कोई इशू ना हो और उन डीएलएल को यूज कर सके एप्लीकेशन, ठीक है। तो आप जब भी कोई नया नूगेट पैकेज इंस्टॉल करोगे तो यहाँ पे एक नया नाम उसी नाम से आ जाएगा, उसका क्या वर्जन है, कौन सा फ्रेमवर्क यूज हो रहा है, सारा कुछ उसमें बता के यहाँ से एक नया लाइन में ऐड हो जाएगा, ठीक। इसलिए यूज करते हैं पैकेज डॉट जेसन, पैकेज डॉट कॉन्फिग फाइल। वेब कॉन्फिग फाइल मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल, क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी आपका सारा वही सिस्टम होता है, जैसे आप जो पैकेज यूज करते हैं इसमें आकर डिफाइन होता है, ठीक है। और इसमें बहुत सारी चीज़ है, जैसे आप की वगैरह यूज कर, जैसे ऐप सेटिंग है, आप कुछ की चाहते हो कि आप कुछ स्टैटिक की ऐड कर दो जो कि अपने सिस्टम में कहीं भी यूज करना हो, तो आप उसको भी यूज कर सकते हो, वो कीज़ भी यूज कर सकते हो। जैसे इसमें की और वैल्यू के पेयर में होता है, ठीक है। एज पर जैसे सपोज कर लो डिक्शनरी है कोई क्रिएट कर रहे हो, उसमें की वैल्यू पेयर में डेटा स्टोर करते हो, उसी तरीके से ये भी है ऐप सेटिंग भी, ठीक है। और इसके नीचे आपको यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग मिल जाएगी जिसके थ्रू हम डेटाबेस कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए ये वीडियो इतना ही है, फिर अगले चैप्टर में मिलेंगे कल, और फिर इसमें हम कुछ चीज़ें क्रिएट करके ऐड करके देखेंगे कि कैसे ऐड होता है, कैसे मूव होता है, कैसे एक व्यू लोड होता है, दूसरे व्यू में कैसे डेटा ट्रांसफ़र करते हैं, कुछ चीज़ें ऐसे करेंगे। और फिर डे बाय डे एवरी डे मैं ऐसे वीडियो बनाऊंगा जब तक ये पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता प्रोजेक्ट, जब तक आपको समझ में नहीं आ जाता। और लास्ट में मैं इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी रखूंगा जिसको आप प्रिपेयर करके आप इंटरव्यू क्रैक करने में आपकी हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच। और चैनल पर अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।